नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है फ्रिक्शन के लिए। हमने अब तक मोस्टली फ्रिक्शन की लगभग सभी टाइप की प्रॉब्लम्स पढ़ ली है, लेकिन एक टाइप की प्रॉब्लम अभी हमने नहीं पढ़ी। जब डबल ब्लॉक हो, जब एक दूसरे के ऊपर ब्लॉक रखा हो, उस केस में क्या होगा। तो डबल ब्लॉक प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डबल ब्लॉक प्रॉब्लम। देखो, नीट लेवल में अगर क्वेश्चन आता है तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इस कंसेप्ट पर। वो क्या होगा कि स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक रखे हैं, ग्राउंड को कभी भी वो फ्रिक्शनल नहीं करता। आपके पास ये दो ब्लॉक हैं, एक ए ब्लॉक है जिसका मास m1 है और दूसरा बी ब्लॉक है जिसका मास m2। अमूमन इनके बीच एक ही कॉफिशिएंट दिया होता है और वो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ये आपके पास स्मूथ सरफेस। आपको इस बॉडी के मोशन का एनालिसिस करना होता है। अमूमन जिस बॉडी पर फोर्स होगा उस पर उसके मोशन कंपैरेटिवली टू सेकंड क्या रहेगी? फॉरवर्ड रहेगी। तो मैं अगर इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जो m1 ब्लॉक है मेरे पास, इस पर आगे को फोर्स F लग रहा है, तो इस पर पीछे को एक फ्रिक्शन लगेगा F, जिससे इसका एक्सेलरेशन a1 होगा। अगर मैं इसके लिए मोशन की इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं m1 a1 इक्वल टू F माइनस F। और मैं दूसरे की बात करूं तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? उस पर फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि दोनों पर एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इस पर फ्रिक्शन आगे को होगा। अगर इसका एक्सेलरेशन a2 है तो इसके लिए m2 a2 इक्वल टू F होगा। राइट? ये आपके पास दो इक्वेशन है यहां से। अब इस कंसेप्ट को समझना जरा। इनका एक्सेलरेशन अगर इक्वल हुआ, इफ a1 इक्वल टू a2 हुआ, देन फ्रिक्शन बिटवीन बोथ विल बी स्टैटिक। क्योंकि अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ क्या है? जीरो। और रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ जीरो है तो इसका मतलब वहां फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक होगा। मेरी बात क्लियर? और इफ a1 नॉट इक्वल टू a2, देन फ्रिक्शन क्या होगा? देन फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन है, उनमें जो लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। मेरी बात क्लियर? अब अगर दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां से, यहां की नॉर्मल से डिफाइन किया जाएगा। ऊपर को नॉर्मल होगा, नीचे को m2 जी। तो यहां से आप कह सकते हैं लिमिटिंग क्या होगा? म्यू n, आप लिख सकते हैं म्यू m2 मेरी बात क्लियर? अगर दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हुआ, पहले तो आप इक्वेशन से देखें कि अगर a1 a2 इक्वल हुआ a0 के, तो 1 + 2 से क्या होगा? ये भी a0 है, ये भी a0, तो f कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास a0 क्या होगा? F बाय m1 + m2। कहने का मतलब ये उनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा। मेरी बात क्लियर? और अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक। तो आप लिख सकते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग होता है। इसका मतलब F अगर मैक्सिमम FL हुआ, जो क्या है? म्यू m2g है, तो उस केस में इस कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इक्वेशन नंबर 2 से देखिए। F इक्वल टू m2 a2 है। वो कह रहा है दोनों एक्सेलरेशन सेम है, तो मतलब फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक। और उस स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लिमिटिंग। जब ये लिमिटिंग के बराबर हुआ तो ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी,
तो वो कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ मैक्सिमम बाय एम। तो आप क्या लिख सकते हो, मेरी बात के लिए, कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ बाय m1 प्लस m2 इन द टर्म ऑफ अप्लाइड फोर्स। कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू जी इन द टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मेरी बात क्लियर। और ये है तो एक ही, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए नॉट मैक्सिमम जो है, ए नॉट की वैल्यू इसके बराबर भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है। मेरी बात क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बराबर होगी या फिर इससे कम होगी। तो आप कह सकते हैं कि ए नॉट की वैल्यू इक्वल और लेस देन होगी किससे, मैक्सिमम के इक्वल होगी और उससे कम भी हो सकती है। मेरी बात क्लियर। तो आपके पास क्या आया, f बाय m1 प्लस m2 इज लेस देन और इक्वल टू होगा किसके, म्यू जी। तो f की वैल्यू इक्वल और लेस देन होगा म्यू m1 प्लस m2 जी। कहने का मतलब जब अप्लाइड फोर्स आपके पास ये होगा तब आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल होगा। देन कह सकते हैं फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा। और वो होगा क्या, m2a2 से। आप लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा आपके पास, m2f बाई m1 प्लस। कंडीशन क्या आई, when applied force is equal or less than mu m1 plus m2g, then acceleration of both will be equal and equal f by m1 plus m2. Then friction will be static which is equal to m2f by m1 plus m2. लेकिन अगर आपके पास f is greater than mu m1 plus m2g, then friction will be kinetic. और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू m2g होगा। अगर म्यू k होता तो आप लिखते म्यू k m2g, और जब ये होगा तो उस केस में एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। देन फर्स्ट से क्या होगा, a1 इक्वल टू f माइनस f, और f क्या है उस केस में, म्यू m2g बाय m, और a2 क्या होगा, f बाय m2, और f क्या है, म्यू m2g। तो म्यू m2g बाय m2 तो क्या हो जाएगा, म्यू g हो जाएगा। यह म्यू डिफरेंट भी हो सकता है, एक का काइनेटिक और दूसरे का स्टैटिक भी हो सकता है। मेरी बात क्लियर। तो क्या कंडीशन है, फर्स्ट देखिए, बात सुनिए इससे गौर से, कि अगर f लेस देन और इक्वल टू हुआ म्यू m1 प्लस m2g, म्यू एक भी हो सकता है, दो वैल्यू भी हो सकती है, स्टैटिक और काइनेटिक की डिफरेंट भी हो सकती है, then acceleration will be same and equal to f by m1 plus m2. In this case the static friction f is equal to m2f by m1 plus m2. If f is greater than mu m1 plus m2g, then friction will be kinetic, और kinetic friction क्या होगा, mu के m2g। मेरी बात क्लियर। In this case acceleration will be different, a1 equal to f minus mu m2g by m1 एंड a2 इक्वल टू म्यू g होगा। मेरी बात क्लियर। तो क्वेश्चन देखिए इस पर, मान लीजिए आपके पास ये दो ब्लॉक दिए, ये दो ब्लॉक है आपके पास, ये मान लीजिए 10 kg है, ये मान लीजिए 5 kg। यहाँ पर एक कोफिशिएंट फ्रिक्शन दिया है, दोनों अलग अलग ले लीजिए। ये 0.8 है और म्यू के आपके पास 0.6। यहाँ पर कोई फोर्स F है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द
acceleration of each block and friction force between both blocks when applied force F, number 1, F equal to 100 Newton और F equal to 200 Newton, राइट। सिंपल आपके पास फॉर्मूला से आप कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया। नहीं भी करना चाहते तो आप दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो आप लिख सकते हैं ये आपके पास 10 kg है, अप्लाइड फोर्स F, फ्रिक्शन क्या है, स्मॉल है। मेरी बात क्लियर। उस केस में आपके पास दूसरा ब्लॉक है 5 kg और इस पर फ्रिक्शन कितना है, F है। अगर दोनों का एक्सेलरेशन हम इक्वल मान लें, कंडीशन है, अगर हम इक्वल मान लेते हैं एक्सेलरेशन, तो वो कॉमन एक्सेलरेशन क्या हुआ आपके पास, फोर्स बाय नेट मास, राइट, फोर्स बाय नेट मास। लेकिन उस कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, a1 a2 जो बराबर है मान लो a0 के, तो इस a0 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई आपके पास, म्यू एस जी होगी। कैसे पता लगावे, क्योंकि यहां से देखेंगे यहां क्या लगेगा, n, नीचे को क्या लगा, mg, तो फ्रिक्शन क्या लगा, म्यू एस जी। तो मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ओके, म्यू एस की वैल्यू आपके पास 0.8 × 10 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू। अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं कि जो a की वैल्यू है, a0 है, ये लेस देन या इक्वल होगा इस मैक्सिमम के। तो a0 आपके पास क्या है, f बाय 15 है। दोनों का मास कितना है, 5 और 10, कितना है, 15। तो आप लिख सकते हैं f बाय 15 इज लेस देन और इक्वल टू 8। इसका मतलब f की वैल्यू इक्वल और लेस देन 120 न्यूटन होना चाहिए। अगर इससे कम या इसके बराबर है तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। अब देखिए फर्स्ट केस में m इक्वल टू 100 न्यूटन है विच इज लेस देन 120 न्यूटन, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन शुड बी सेम। क्या होगा, f बाय 15 कितना होगा, 100 बाय 15, तो कितना हो गया आपके पास, ये 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन हो गया M2A2, M2 कितना है, 5 और A2 कितना है, आपने अभी पढ़ा 20/3, तो कितना आ गया, 100/3 न्यूटन आ जाएगा, मतलब 33.3 न्यूटन होगा। कंपेयर कर लें जरा, क्या ये वास्तव में स्टैटिक है या नहीं। यहां से लिमिटिंग देखें तो यहां नॉर्मल कितना है इस केस में, 50 न्यूटन, और लिमिटिंग कितना है, म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस कितना है, 0.8 × 50, कितना हो गया, 40 न्यूटन है लिमिटिंग। आपके पास ये स्टैटिक तभी पॉसिबल है जब ये लिमिटिंग से कम होगा या इक्वल होगा। तो कितना आ रहा है, 30, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। सेकेंड केस देखिए, F इक्वल टू 200 न्यूटन इज ग्रेटर देन 120 ना, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ बोथ विल बी डिफरेंट और फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, और काइनेटिक कितना हुआ, कोफिशिएंट कितना है, 0.6, और नॉर्मल कितना है यहां पर, अभी पढ़ा था 50, तो कितना हो गया, 30 न्यूटन हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं यहां से देखूंगा, फर्स्ट केस देखिए, यहां से क्या आ रहा है, 10 × A1, 10 × A1 इक्वल टू F, और F इज इक्वल टू 200 माइनस F, और F इज इक्वल टू 30, 170, तो A1 इक्वल टू क्या आ गया, 17 मीटर पर सेकेंड। यहां से देखिए आप लिख सकते हैं 5 × A2 इक्वल टू F एंड F इज इक्वल टू 30, तो इसका मतलब A2 इक्वल टू क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो जब भी दो ब्लॉक होंगे, कंसेप्ट दिमाग में रखना, सबसे पहले आपने क्या करना है, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लेना है, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू f बाई m1 प्लस m2। अब जो अपर ब्लॉक है उस पर केवल फ्रिक्शन लग रहा है, और उस पर फ्रिक्शन से जो आपके पास एक्सेलरेशन आएगा वो मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन म्यू जी आएगा, म्यू एस वाला लेंगे, म्यू एस जी। अब जो आपका कॉमन एक्सेलरेशन आया था वो इस म्यू एस जी के या तो इक्वल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। कंपेयर करके आपके पास कंडीशन आ जाएगी। अगर फोर्स उस कंडीशन से लेस है तो डेफिनेटली आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, तो a1 a2 f बाई m1 प्लस m2 हो जाएगा। और फ्रिक्शन निकालना है तो f इक्वल टू m2 a2 से निकाल देंगे। और अगर ग्रेटर आ गया तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल लेना है, दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन आपने डिफाइन कर लेना है। मेरी बात क्लियर? ये कब था? व्हेन अप्लाइड फोर्स ऑन लोअर ब्लॉक। और अगर फोर्स अप्लाइड ऑन अपर ब्लॉक देन व्हाट हैपन, देखिए आपके पास एक्सेलरेशन अपर ब्लॉक पर है, और जब अपर ब्लॉक पर होगा उस केस में कहानी बस कंसेप्ट यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ओके, देखते हैं कैसे चेंज होगा। देखिए ये आपके पास अपर ब्लॉक है, एक लोअर ब्लॉक है, ये वही m1, ये m2। यहां पर आपको फोर्स अप्लाई किया, मैं दोनों अलग अलग ले लेता हूं, कॉफिशिएंट एक म्यू एस है, एक म्यू के। पिछले कंसेप्ट में हमने क्वेश्चन में अलग अलग लिया था, कंसेप्ट के केस में एक ही लिया था। अब देखो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जिस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं उस पर फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट देखेंगे, रेस्ट के केस। तो इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड सॉरी, दूसरे पर क्या है m1, इस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड हो, राइट। यहां से जब आप इसके इक्वेशन लिखते हैं तो आप यही लिखोगे ना, पहले यहां से देखिए m1 a1 इक्वल टू f, और यहां से आप m2 a2 इक्वल टू वही f माइनस f, राइट। अब फ्रिक्शन आप यहां देखते हैं, देखो नॉर्मल n और ये m2g, तो यहां से आप लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या देखते हैं, म्यू एस n देखते हैं ना, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपके पास आ जाएगा म्यू एस m2g आ जाएगा। ओके, अब देखो अगर ये दोनों का वही कंसेप्ट, एक्सेलरेशन सेम है, फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, तो आप लिख सकते हैं a नॉट इक्वल टू a1 इक्वल टू a2, तो उस केस में दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या आएगा, वही f बाय m1 प्लस, जब एक्सेलरेशन दोनों सेम होंगे तो उस केस में ये। अब इस a नॉट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कब है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। अकेला किस पर लग रहा है, 1 नंबर पर, तो f मैक्सिमम बाय, और ये मैक्सिमम क्या होगा, लिमिटिंग के बराबर होगा, और क्या है ये, म्यू एस m2g बाय, कोई कंफ्यूजन? नो। अब आप कह सकते हैं कि a नॉट इक्वल और लेस देन होना चाहिए किससे, मैक्सिमम। तो क्या होगा, देखो आप कह सकते हैं f बाय m1 प्लस m2 इक्वल और लेस देन होना चाहिए किससे, म्यू एस m2g बाय m1 से। कहने का मतलब f की वैल्यू जब म्यू एस m2 इंटू m1 प्लस m2 बाय m1g, बड़ी सी वैल्यू आ गई ना, तो उस केस में फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, और a1 a2 इक्वल होंगे किसके, f बाय, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन को आप एक नंबर से देख सकते हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, m1 a1 मतलब m1 f बाय m1 प्लस। मेरी बात क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जब आप सेकंड केस देखेंगे
अगर फोर्स इससे ज्यादा हुआ तो क्या होगा? अगर F इज ग्रेटर देन म्यू एस m2 m1 प्लस m2g बाय m1 देन फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू के n होगा। n कहां देखना है? कंटेक्ट पॉइंट पर देखना है। क्या है? n इक्वल टू m2g, तो म्यू के m2g होगा। उस केस में एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा, तो a1 क्या हो गया आपके पास? f बाय m1, तो आपके पास म्यू के m2g बाय m1 होगा। और a2 क्या होगा? दो नंबर से देखिए, f माइनस एफ बाय m2, तो f माइनस म्यू के m2g बाय m2, तो उस केस में एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होंगे। मेरी बात बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। कॉमन एक्सेलरेशन f बाय m1 प्लस m2, अगर कॉमन है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू तब होगी, कॉमन है तो फ्रिक्शन स्टैटिक, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग के बराबर म्यू एस m2g, m2 हमेशा ऊपर वाला रहेगा। ओके, अगर इतना है तो एक्सेलरेशन की कॉमन की मैक्सिमम वैल्यू वहां से निकाल लो जिस पर अकेला फ्रिक्शन लग रहा है, और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इन कॉमन f बाई m1 m2 से बराबर या ज्यादा होना चाहिए। आप कंपेयर करके कंडीशन निकाल लेंगे, कंडीशन से आपके पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, जैसे क्वेश्चन देखिए। अब अगर इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आ जाए तो कैसे देखेंगे? देखिए, मान लीजिए आपके पास ये दो ब्लॉक हैं, ये 10 kg है, ये 5 kg। यहां पर कोई फोर्स अप्लाइड है आपके पास F, यहां का कोफिशिएंट आपको दिया है म्यू एस दिया है 0.6 और म्यू के दिया है आपको 0.5 या 0.4 ले लीजिए। ओके, वही क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड the acceleration of both blocks and friction between both when F equal to 30 Newton or F equal to 60 Newton, right? F equal to 30 Newton और F equal to 60 Newton, क्लियर? अब देखो वही केस, कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का? F बाय नेट मास मतलब 15 ना, 5 बाय 10। अब यहां पर फ्रिक्शन जो स्टैटिक है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसे अपन लिमिटिंग बोलते हैं वो क्या है? म्यू एस एन। एन यहां होगा कितना? ऊपर को n, नीचे को 50, म्यू एस 0.6 है इंटू 50 है, तो कितना हो गया? 30 न्यूटन हो जाएगा। अब अगर मैं 10 kg का ब्लॉक देखूंगा तो 10 kg के ब्लॉक पर अकेला फ्रिक्शन होगा आगे को, और 5 kg वाले ब्लॉक पर आगे को तो है F और बैकवर्ड है फ्रिक्शन F। अगर ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? जो A0 की वैल्यू आपने देखी है, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? फ्रिक्शन बाय मास। फ्रिक्शन क्या है मैक्सिमम? 30, और बाय मास कितना है? 10, तो कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये कॉमन है तो A0 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए A0 मैक्सिमम। A0 आपके पास कितना है? F बाय 15, ओके, इज इक्वल और लेस देन 3, मतलब F की वैल्यू इक्वल और लेस देन होनी चाहिए 45 न्यूटन। अगर 45 न्यूटन से कम है तो दोनों साथ साथ चलेंगे, कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? F बाय m1 प्लस m2। और अगर 45 से ज्यादा हुआ तो दोनों अलग अलग चलेंगे, फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक, और एक्सेलरेशन डिफरेंट। अब देखिए आपके पास फर्स्ट फोर्स दिया है 30 न्यूटन,
जो इस कंडीशन से कम है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्सेलरेशन दोनों का कॉमन होगा, और कितना होगा, F/15, मतलब 30/15 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसा है तो एक नंबर से स्टैटिक फ्रिक्शन बता सकता हूं मैं, क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन a1 है, इसका a2। मैं कह सकता हूं 10a1, और a1 कितना आया है 2, तो 10 × 2 इक्वल टू कितना आ गया, 20 न्यूटन आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट देखो, सेकंड केस में F इक्वल टू 60 न्यूटन दिया है, विच इज ग्रेटर देन गिवन कंडीशन। स्टैटिक की कंडीशन क्या थी, मैक्सिमम 45 न्यूटन, अब कितना है 60। इट मीन्स फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए आपको पता है क्या होता है, म्यू के एन। एन कहाँ है, कांटेक्ट पॉइंट पर, कितना है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड 50। म्यू के कितना दिया है 0.4, तो 0.4 × 50 इक्वल टू 20। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए a1 कितना हो गया, F/m1, और F कितना है 20/10 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? सेकंड देखिए, आपके पास सेकंड ब्लॉक का क्या हो गया, A2 इक्वल टू F माइनस F/m2, तो F कितना अप्लाइड है 60 न्यूटन, माइनस फ्रिक्शन कितना है 20/m2, दूसरे का मास क्या है 5 kg, कितना आ गया 40/5 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का डिफरेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डबल ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, जब दो ब्लॉक हैं आपके पास, मान लीजिए एक 2 kg है, दूसरा 1 kg है, दे आर मूविंग विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन both blocks is 0.4 and ground is smooth. Okay, then find the time when both are at relative rest and the common velocity of both, मतलब that instant when relative rest, and displacement of both block up to that instant। अपन को तीन चीजें पता करनी है, राइट? कौन कौन सी टाइम जब उनमें रिलेटिव रेस्ट आएगा। ओके, नाउ इन दिस केस बोथ आर at different velocity with respect to ground, therefore a relative motion between both block। और relative भी किसकी, देखिए ये A है, ये B है। आप कह सकते हैं velocity of A with respect to B क्या होगी, VAB इक्वल टू VA माइनस VB। VA is 8 and VB is 2 इक्वल टू 6। 6 का मतलब फॉरवर्ड है, पॉजिटिव IN। इट मीन्स फ्रिक्शन ऑन A ड्यू टू B किधर होगा, बैकवर्ड हो, एंड फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A किधर होगा, फॉरवर्ड। और ये फ्रिक्शन होगा कितना, यहां का नॉर्मल चेक करेंगे। इस फ्रिक्शन की बात करें, चाहे AB है चाहे BA है, दोनों सेम होंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम। और कितना है, यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है, म्यू एन। म्यू कितना है 0.4, और इस पॉइंट पर नॉर्मल इस वेट के बराबर होगी, कितनी 1 × 10, जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, सॉरी 4 न्यूटन हो जाए। अब अगर मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ए के लिए क्या होगा, 2 kg ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी 8 मीटर पर सेकंड से, फ्रिक्शन किधर है, बैकवर्ड, और बैकवर्ड कितना है इस पर 4 न्यूटन। इसका मतलब इस पर रिटार्डेशन लगेगा, और वो रिटार्डेशन कितना होगा, वो रिटार्डेशन होगा आपके पास A1 इक्वल टू 4/2 बोले तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं 1 kg की बात करूंगा, 1 kg मूव हो रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहां पर फ्रिक्शन होगा F, और इसके कारण एक्सेलरेशन होगा,
और एक्सेलरेशन a2 क्या होगा, फोर्स बाय मास, तो F कितना है आपके पास, 4 न्यूटन है ये, तो आप लिख सकते हैं 4/1 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो रिलेटिव रेस्ट का मतलब क्या हुआ, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी तो रिलेटिव रेस्ट होगा ना, सीधी सी बात है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इसकी किसी कॉमन पर आएंगे, तो जो कम थी वो बढ़ेगी, जो अधिक थी वो घटेगी। ये लार्ज है तो ये डिक्रीज हो जाएगी, ये कम है तो इंक्रीज। इंक्रीज कराने के लिए इस पर क्या होगा, फोर्स इसकी डायरेक्शन में, डिक्रीज कराने के लिए अपोजिट होगा, और दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। कहने का मतलब v1 इक्वल टू v2 होगी, तो रिलेटिव रेस्ट आ जाएगा। v1 इक्वल टू v2 को क्या लिखेंगे, u1 प्लस a1t इक्वल टू u2 प्लस a2t। अब a1 क्या है, रिटार्डेशन है, मतलब नेगेटिव वैल्यू है इसकी। u1 क्या था, 8 था, तो आप लिख सकते हैं 8 माइनस 2t इक्वल टू u2 क्या था, 2 प्लस 4t। इधर लेकर जाएंगे, ये इधर आएगा, 10 इक्वल टू 6t हो जाएगा, राइट, सॉरी 6 इक्वल टू 6t, ये 2 इधर आएगा 6, इसका मतलब t की वैल्यू क्या होगी, 1 सेकेंड। इट मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड बोथ आर एट रिलेटिव रेस्ट विद ईच अदर। मेरी बात क्लियर, फर्स्ट क्या आ गया, 1 सेकेंड। अब कह रहे हैं वेलोसिटी क्या होगी, बराबरी होगी, कोई एक डिफाइन कर लीजिए। v1 क्या है, 8 माइनस 2t, तो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगर इससे करोगे 2 प्लस 4 इंटू 1 6, किसी से कर लीजिए, उस केस में स्पीड कितनी होगी उनकी, 6 में। अब वहां तक आने पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले वाले का होगा u1 प्लस 1/2 a1t स्क्वेयर। u1 कितना था आपके पास, 8, u1t सॉरी, t कितना है 1, तो 8 इंटू 1 माइनस क्या को, क्योंकि रिटार्डेशन है, 1/2 इंटू 2 इंटू 1 स्क्वेयर, तो आपके पास क्या आ गया, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 मीटर। तो इसका मतलब इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर। और S2 इक्वल टू क्या है, u2t प्लस 1/2 8/2t स्क्वेयर। u2 क्या था आपके पास, 2 था, 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू 1 का स्क्वेयर, तो ये 2 हो गया, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास, 4 मीटर हो गया। इसका मतलब ये तो 4 मीटर चला और ये तब तक कितना चल लिया था, 7 मीटर। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया था दोनों में, 3 मीटर आ गया था। मेरी बात क्लियर, तो तब जाकर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, रिलेटिव रेस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस तरह से आपको क्या है, 2 या मोर देन 2 ब्लॉक्स के लिए क्वेश्चंस देखने होंगे। ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन है जो पहले जेई में आ चुका है। ओके, आपकी शीट में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम यहीं उसको डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ऐसा कोई क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, थर्ड स्टेज के अंदर आपका 12th क्वेश्चन, जो थर्ड स्टेज है ना उसके अंदर 12th क्वेश्चन यहां दे रखा है उसने कि ए ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन ए, द मास ऑफ बी इज लेस देन द मास ऑफ ए, फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द ब्लॉक्स वेयर इज द ग्राउंड ऑन विच द ब्लॉक ए इज प्लेस्ड इज टेकन टू बी स्मूथ, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ increasing linearly with time begin to act on B, the acceleration AA and AB of the block A and B respectively are plotted against T. The correct plotted graph is, आपको करेक्ट ग्राफ इसमें चूज करना है दोनों में कि इसमें से करेक्ट आपका आंसर क्या होगा। देखो ये इस तरह से आपको दिया है, ए ब्लॉक है, इसका मास बड़ा है, ये बी ब्लॉक है, ये आपके पास फोर्स है एफ। हमने अभी एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब तक इन पर लगने वाला फोर्स, एक वैल्यू पढ़ी थी अपन ने, म्यू एस M2 सॉरी M1
इंटू M1 प्लस M2 बाय M1G से जब तक लेस होता है तब तक ये दोनों साथ मूव करते हैं। ये टाइम के साथ लीनियरली, मान लो 80 BT कुछ भी दे रखा, राइट। तो जब तक फोर्स उस वैल्यू के बराबर होगा तब तक ये साथ मूव करेंगे, मतलब कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ओके, वो कॉमन एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा, वो होगा F बाय M1 प्लस M2, मतलब BT बाय M1 प्लस M2 को मैंने कैपिटल M ले लिया। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आपने पढ़ी थी वो क्या होनी चाहिए, यहां फ्रिक्शन देखेंगे, नॉर्मल क्या है, इसका मास M2 है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल देखता हूं तो क्या था M2G, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया म्यू एस एन, मतलब म्यू एस M2G। मेरी बात क्लियर ना। इस केस में आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन, इस पर अकेला फ्रिक्शन होगा तो वो क्या होगा म्यू एस M2G बाय M1। जब तक ये एक्सेलरेशन इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तब तक क्या होगा, मतलब BT बाय M इक्वल और लेस देन म्यू एस M2G बाय M1। तब तक क्या होगा, तब तक ये दोनों आपस में क्या करेंगे, सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, राइट। और वो सेम एक्सेलरेशन जो होगा यहां से आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, T के। तो तब तक आप कह सकते हैं कि टाइम और एक्सेलरेशन का ग्राफ दोनों के लिए सेम होगा। लेकिन जैसे ही उस टाइम से ज्यादा होगा, वो टाइम मान लो T0 है, उस T0 टाइम से ज्यादा टाइम होगा तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। जब T ग्रेटर देन T0 होगा तब A0 इक्वल टू A2 होगा। ओके, उस केस में आपके पास फ्रिक्शन जो होगा वो काइनेटिक होगा, जो म्यू के M2G होगा। अगर सेम कोएफिशिएंट दिया है तो A की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर अलग अलग दिया है तो थोड़ा सा वो स्लाइटली लेस हो जाएगी। उस केस में ये कांस्टेंट फोर्स लगेगा। अगर ये कांस्टेंट लगेगा तो ए ब्लॉक पर अकेला फ्रिक्शन लगना है। एक ब्लॉक पर कौन लगेगा, अकेला फ्रिक्शन, और जो क्या है, कांस्टेंट। बी ब्लॉक पर क्या था, एक तो एफ लगना था जो टाइम के साथ लगातार इंक्रीज हो रहा है, और एक पीछे को कांस्टेंट फोर्स लगना। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा एफ बाय M1 कांस्टेंट हो जाएगा, या तो ये हो जाएगा या स्लाइटली नीचे हो जाएगा, वो डिपेंड करता है म्यू एस क्या है, म्यू अलग अलग है या सेम। अगर सेम है तो ये हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। ओके, ये किसका एक्सेलरेशन हो गया, ए का। अब टाइम इंक्रीज होता रहेगा लेकिन ए का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। बी के केस में देखेंगे तो जब इसका एक्सेलरेशन देखेंगे तो एफ माइनस एफ बाई एम, आप लिख सकते हैं BT बाय M2 माइनस एफ बाई एम। ये फिर से कोई कांस्टेंट है तो ये y इक्वल टू mx माइनस सी है, लेकिन यहां m देखें क्या है, b बाय M2, और इनिशियली क्या था, b बाय m। यहां क्या था, b बाय m, m क्या था, m1 प्लस m2। कहने का मतलब यहां स्लोप θ1 थी तो tan θ1 आपके पास क्या था, b बाय M1 प्लस, यहां से b बाय क्या था, m, और अब क्या आई, यहां पर जो स्लोप आएगी tan θ2 वो होगी b बाय M2। ये स्लोप कम थी तो ये ज्यादा, तो ज्यादा होने का मतलब ये, तो यहां पर स्लोप क्या थी, θ1, ग्राफ इधर ना जाकर इधर चला जाएगा, कहने का मतलब उसकी स्लोप ज्यादा हो जाएगी। ये ग्राफ किसका होगा, बी का। इसका मतलब इसका जो ऐसा कोई ऑप्शन होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन इसने दे रखा है फोर्थ। देखो फर्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में ये ग्राफ ऐसे दिखा रखा है, एक ही ग्राफ, दोनों की स्लोप सेम नहीं होगी। यहां तक स्लोप किस पर डिपेंड करेगी, b बाय कैपिटल M, मतलब M1 प्लस M2, और T0 टाइम के बाद स्लोप किस पर डिपेंड करेगी, अकेले
m2 पर डिपेंड करेगी, इसलिए ग्राफ कौन सा होगा इसका, फोर्थ हो जाएगा। थर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि थर्ड में ए बी क्या है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, वो इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन और है आपके पास, सॉल्व्ड एग्जांपल में सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। मैं क्वेश्चन को रिवाइज करता हूं, देखना बढ़िया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं उनमें आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. If the coefficient of static friction between block and, ये दोनों का ही है, स्टैटिक नहीं है, ये गलत मिसप्रिंट है, काइनेटिक और स्टैटिक दोनों के लिए 0.6. What is the frictional force on the block? अच्छा ये अलग क्वेश्चन। What is the frictional force between block and truck if the acceleration of truck is इतना? ओके, एक सिंपल क्वेश्चन है ये। ऐसा ही एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में, वो अलग टाइप से। देखिए, इसके कारण इस पर शूडो लगेगा जो एक्सटर्नल का काम करेगा, क्योंकि इसको मोशन की टेंडेंसी देगा, और वो कितनी होगी देखिए, आप लिख सकते हैं ma0 मतलब 1 × 5 मतलब 5 न्यूटन। यहां से देखिए इस पर नीचे को 10 न्यूटन लगा, ऊपर को क्या लगेगा, नॉर्मल, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया आपके पास, μsn हो, μs 0.6 था और n आपके पास 10 था तो 6। आपको पता है एक्सटर्नल क्या है, यहाँ लेस देन है किससे, लिमिटिंग से, तो फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक और वो इक्वल हो जाएगा किसके, एक्सटर्नल के, और वो कितना है 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर कितना होगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। अब एक एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन देखिए क्या है। आपको इस तरह से एक फोर्स दिया है, आपको बोला है कि एक ट्रक है which is moving with a constant acceleration a equal to 8 meter per second, कुछ भी हो सकता है। A block of mass m is placed at a distance 5 meter from open end. The coefficient of friction between block and truck is 0.6. Clear? Then find the displacement of truck when block leave the contact of truck. Displacement of the truck when block leave the contact of truck. ऐसा ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में जो क्वेश्चन दिया। देखिए, ट्रक के रेस्पेक्ट जब आप इसकी मोशन की बात करेंगे, इस पर इधर को एम में लगेगा, इस पर नीचे को क्या लगेगा, mg, ऊपर को क्या लगेगा, नॉर्मल। इसमें एक्सटर्नल कौन है आपके पास, एक्सटर्नल है ma जो 8m के बराबर, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है यहां पर, μn है। म्यू कितना है आपके पास 0.6 और n कितना है mg, मतलब 10m, जिसे मैं लिखूंगा 6m, 10m 6m। आपको पता है एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन है किससे, लिमिटिंग से, इसका मतलब ये भी इधर को एक्सेलरेट होगा किसी e डैश एक्सेलरेशन से विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो उस केस में इस पर पीछे को जो फ्रिक्शन है F है, आपको पता है दोनों का एक ही कोफिशिएंट दिया है, उस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ma इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स कितना है 8m माइनस बैकवर्ड फोर्स कितना है 6m, इसका मतलब e डैश इक्वल टू क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये ब्लॉक ट्रक के रेस्पेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से गिरने लगेगा। ट्रक रेस्ट से स्टार्ट हुआ था, u इक्वल टू 0, ब्लॉक भी रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो जब ब्लॉक 5 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, आपको पता है ut प्लस 1/2 a डैश टी स्क्वायर। आप कह सकते हैं 5 इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 2t स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं t इक्वल टू √5 सेकेंड हो जाए।
t इक्वल टू क्या हो गया, √5 सेकेंड। अब √5 सेकेंड में ट्रक कितना ट्रेवल करेगा, s ट्रक इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, एक इसका ट्रक का, u 0 था, ट्रक का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 1/2 इंटू 8 इंटू 5, तो आपके पास कितना हो गया, 20 मीटर ट्रेवल कर लेगा। ये किसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ट्रक का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर? तो आपने इस तरह से इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसके पीछे जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उनको आपने करके देखना है, ट्राई करना है। क्वेश्चंस लगभग आपके सारे हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप डाउट काउंटर पर पूछ सकते हैं। कल हम इसकी शीट को सॉल्व करेंगे, राइट। शीट में जैसे हम आज भी बात कर ले, अगर एग्ज़ाम के अंदर जो आए हुए क्वेश्चंस हैं मैं उसकी एक बार डिस्कस कर लेता हूं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है आपसे डिस्कस, एक ट्रक वाला क्वेश्चन था। ट्रक ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ब्लॉक उसके कांटेक्ट के साथ ही रहे तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। ओके, वही एम ए इक्वल टू है ना, वो करते हुए। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है एक ऐसा। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको दो ब्लॉक दिए हुए हैं, ब्लॉक ए एंड बी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में आया हुआ लास्ट स्टेज का सिक्स्थ क्वेश्चन है, नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में आया था। ये आपको ब्लॉक दिया है, इस पर कोई फोर्स F अप्लाई किया है, इस पर A, इनका मास दिया है, ये 6 kg का है, ये 4 kg का है। यहाँ पर कोफिशिएंट बिटवीन टू ब्लॉक्स आपको दिया है 0.2। ओके, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ब्लॉक बी विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ। वो कहता है दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से जाने चाहिए। या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एन होगा। म्यू कितना है 0.2 और एन कितना है 40। इसका वेट देखो कितना हो गया 8 न्यूटन। क्लियर? अब देखिए कॉमन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन प्लस एक्सटर्नल, इस पर केवल फ्रिक्शन लगेगा। केवल फ्रिक्शन लगेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बाय मास इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां से अगर मैं कॉमन देखूं तो वो मेरे पास क्या होगा, F बाय m1 प्लस m2 होगा। तो आप लिख सकते हैं F बाय 10। तो इसका मतलब ए नॉट मैक्सिमम की वैल्यू ए नॉट के बराबर या इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं ए नॉट मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 2 इज ग्रेटर देन F बाय 10। तो F की वैल्यू इक्वल और लेस देन होनी चाहिए किसके, 20 न्यूटन के। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? मैक्सिमम वैल्यू इसकी 20 न्यूटन या उससे कम कुछ भी होगी, तो उस केस में ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ओके, ऐसे ही 7th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, इसको हम कल की क्लास में ही डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, आज इतना ही।